Hello everyone, welcome to the Roy's Physics. My name is Engineer D.N. Roy. 8 to 10 years of teaching experience, ex-faculty of Super 30 and Bansal. Okay? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था पैरेललोग्राम लॉ से टू वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं एंड उसके लिए जो एक्सप्रेशन था उसका हमने प्रूफ भी सीखा था। दैट मीन्स रिजल्टेंट का जो एक्सप्रेशन का प्रूफ होता है उसका हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया था एंड डायरेक्शन भी डिराइव किया था। तो एक्सप्रेशन क्या था? जस्ट रिमाइंड दैट एक्सप्रेशन बी आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिमेंबर दैट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था। यही था ना? वह थीटा क्या था? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। यह स्पेशल केसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यह स्पेशल केस बहुत अच्छे से ध्यान से अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो जब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे तो बहुत फास्ट अप्लाई कर देंगे, बहुत फास्ट आप रिजल्ट को लिख देंगे। इसका फ़ायदा होता है स्पेशल केस पढ़ने का। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, फर्स्ट स्पेशल केस क्या है? फर्स्ट क्या है? थीटा इजकल टू अगर जीरो हो जाए, थीटा इजकल टू जीरो का मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाए। थीटा इजकल टू जीरो का मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाए। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होने का मतलब क्या है? देखिए, आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टू को इनिशियल वेक्टर्स था, लाइक दैट। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल क्या था? थीटा था। टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू वेक्टर्स था, दोनों के बीच का एंगल थीटा था। अगर हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे टिल्ट करें, हम ऐसे, तो एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है। अगर हम ऐसे करें तो एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया और फिर 90 डिग्री से एक्सीड कर गया और फिर क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। ओके, तो ये 90 डिग्री। तो जीरो का मतलब क्या हो गया? दोनों वेक्टर्स क्या हो गया? एकदम से क्या हो गया? कोइंसाइड कर गया। दोनों वेक्टर्स कोइंसाइड कर गया, लाइक दैट। This is the A vector and this is the B vector. Let us suppose this is the A vector, this is the B vector. Both vectors are coincide. थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया दोनों वेक्टर कोइंसाइड कर गया, एक ही लाइन पे आ गया, सेम डायरेक्शन में हो गया। तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड डायरेक्शन क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। आप इस फार्मूला का यूज कर ले। क्या फार्मूला है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है? अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos जीरो। cos जीरो का वैल्यू सबको जानते हैं, cos जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो cos जीरो का वैल्यू 1 होता है तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos जीरो का वैल्यू 1 होता है तो क्या हो गया? 2 इंटू ए इंटू क्या हो गया? b हो गया। बहुत ही सिंपल है। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है।
बहुत ही सिंपल है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, r इक्वल टू आ गया अंडर रूट क्या आ गया, सॉरी अंडर रूट तो कैंसिल हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। r इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। r इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। तो दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली कैसे निकालेंगे, a प्लस बी दोनों का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। कब सम करेंगे, जब दोनों वेक्टर्स कोइंसाइड करे, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो जाए, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r इक्वल टू सिंपली a प्लस बी कर देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको समझना बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल से आपको हम समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको समझना, इसको फील करना बहुत ही सिंपल है। सपोज दैट एक कोई ब्लॉक है, ये कोई बॉडी है, किसी टेबल पे रखा हुआ है और इसके ऊपर आप 2 फोर्सेस लगा रहे हैं, एक 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, एक 5 न्यूटन का लगा रहे हैं। कुछ भी आप 10 न्यूटन, 7 न्यूटन, 20 न्यूटन, 5 न्यूटन, कुछ भी, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो रहा, तो 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इक्वल टू 15 न्यूटन, ये आंसर हो गया। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन ही लग रहा है। तो बहुत आसानी से आपने निकाल लिया, फर्स्ट स्पेशल केस का यूज कर लिया। नहीं तो क्या होता, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा। कैसे, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा। देखिए कैसे, और में देखिए r इक्वल टू इस फार्मूला का यूज करेंगे अंडर रूट, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और इसको a मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 5 इंटू 10 इंटू क्या करेंगे, cos 0 करेंगे। इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट क्या आ गया, 25 आ गया, प्लस क्या आ गया, 10 का स्क्वायर क्या आ गया, 100 आ गया, प्लस cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो क्या हो गया, ए भी क्या हो गया, 100 आ गया, 100 आ गया, ए भी 100 आ गया। देखिए फर्दर देखिए, r इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया, अंडर रूट आ गया 2 to 5 एंड 2 to 5 100 प्लस 100 200 प्लस 25 225, इसका रूट कितना होता है, 15 न्यूटन ही होता है। तो भी आंसर हो गया। तो देखिए स्टेप्स बढ़ गया ना, इसमें तो एक ही स्टेप्स में सोल्व हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे या सोल्व भी नहीं करेंगे, अपने मैन में भी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 प्लस 10 15 न्यूटन। ये तो इसमें तो पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर ये पूरा का पूरा फार्मूला यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। ओके, तो आंसर सेम आया, ठीक है। तो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर ये 15 न्यूटन का डायरेक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, जिस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, उसी डायरेक्शन में 15 न्यूटन का भी डायरेक्शन होगा। दिस इज द 15 न्यूटन फोर्स। देखिए 5 न्यूटन का लेंथ इतना बड़ा हमने माना है, 10 न्यूटन का लेंथ इतना बड़ा माना है, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 न्यूटन का लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा ना, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसका लेंथ बड़ा है, 15 न्यूटन हो गया। दैट मीन्स अगर इस केस में बोले हम, इस केस में अगर हम बोले डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्ट का डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम
एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर है, ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। बिकॉज डायरेक्शन के बारे में भी आपको सोचना है। डायरेक्शन तो ऑलवेज वेक्टर में एसोसिएटेड होता है, तो आपको डायरेक्शन के बारे में भी सोचना है। केवल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना ही सही नहीं है, डायरेक्शन के बारे में भी आपको सोचना है। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए ये इंक का छोटा सा पॉट है, इसको इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहा है, या यूँ मानो दो आदमी मिलके खींच रहा है, एक 5 न्यूटन से एक 7 न्यूटन से, और दोनों का डायरेक्शन सेम ही हो तो 7 5 कितना हो गया 12 न्यूटन, इस पे 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बहुत ही सिंपल है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होगा ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जस्ट दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। ये फार्मूला भी लगाएंगे तो आंसर आएगा, बट क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपका टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल केस पढ़ने का ही फायदा होता है, हमारा टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बार और समझेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशल केसेस ऑफ आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, साथ में उसका डायरेक्शन भी हम लोग देख लेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट केस, थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हो, दोनों वेक्टर्स कोइंसाइड कर जाए, दोनों वेक्टर्स कोइंसाइड कर जाए। जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें हमने दोनों वेक्टर्स के बीच का कुछ एंगल थीटा माना था। ऐसे धीरे धीरे एंगल घटते 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 क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। धीरे 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 एंगल घटते घटते क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। दैट मीन्स दोनों वेक्टर्स क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया, कोइंसाइड कर गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू 0, इसे पुट कर देंगे तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया। और हम में से सबको पता है एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। एंड डायरेक्शन इस केस में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर होगा एंड बी वेक्टर होगा, उसी डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे पास एक कोई ब्लॉक है, कोई वस्तु है, कोई ब्लॉक है, उस पर दो फोर्सेस लग रहा है, एक 5 न्यूटन का लग रहा है, दूसरा 10 न्यूटन का लग रहा है। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। अगर आप ऐड नहीं करना चाहेंगे, अगर इस फार्मूला से निकालेंगे तो उस फार्मूला से भी निकल जाएगा। देखिए आर इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 0। इसको सोल्व हमने किया तो 15 न्यूटन में आ गया। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड केस देखेंगे इसके बाद हम लोग। तो सेकंड केस देखिए, सेकंड केस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, टू वेक्टर्स सिचुएटेड लाइक दैट, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप तो एक जो जनरल फार्मूला है उससे भी बता सकते हैं, एंड स्पेशल केसेस से एक फार्मूला आएगा उससे भी बता सकते हैं। और स्पेशल केसेस का फ़ायदा क्या होगा, बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखिए तो इसका रिजल्टेंट कैसे डिसाइड करेंगे, इसके पैरेलल एक साइड आप ड्रॉ करेंगे लाइक दैट, इसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ करेंगे लाइक दैट, इसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ करेंगे। तो क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। एंड आप क्या करोगे, फिर डायगोनल बनाओगे, एक डायगोनल बनाओगे ना, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया,
एंड इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसके पैरेलल, तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ये बन गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल हमने अल्फा बोला था टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ थीटा क्या है, 90 डिग्री है, पुट कर दीजिए, थीटा 90 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 प्लस 2ab क्या हो गया, कॉस 90 हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता, सबको पता है कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 हो गया तो क्या आ गया, बताइए आप लोग बताइए, अंडर रूट क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। बहुत ही सिंपल है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के केस में सिंपल सा फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम दे सकते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इस फार्मूला से आप क्या दे देंगे, मैग्नीट्यूड दे देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द। एंड देखिए इस ट्रायंगल से भी आप समझ सकते हैं, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका लेंथ ए होगा और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी समझना बहुत आसान है। एंड डायरेक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे, डायरेक्शन के लिए tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा, tan अल्फा इक्वल टू लिखेंगे बी साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं बी ओवर क्या लिख सकते हैं, ए। इस फार्मूला से आप डायरेक्शन लिख सकते हैं। और ऐसे भी देखिए ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर ओवर क्या हो गया, बेस हो गया। तो आप इस फार्मूला से क्या लिखेंगे, डायरेक्शन, इस फार्मूला से आप क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट का डायरेक्शन देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाता है। कहा जाता है एग्जाम्पल इज बेटर दैन थ्योरी बट थ्योरी इज नेसेसरी, एग्जाम्पल इज बेटर देन थ्योरी बट थ्योरी इज नेसेसरी। देखिए बहुत ही सिंपल है, एक कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहा है, सपोज दैट एक लग रहा है 4 न्यूटन और दूसरा लग रहा है 3 न्यूटन। 2 forces 4 Newton and 3 Newton are acting on this block at 90 degree, at 90 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली इस फार्मूला से हम लिखेंगे, अंडर रूट क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, बी स्क्वायर कर देंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू क्या आ गया, 5 न्यूटन आ गया। तो सिंपली जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर आप स्पेशल केसेस से नहीं निकालना चाहते हैं तो जो जनरल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, उससे भी आप निकालेंगे, उतना ही आंसर आएगा, बिकॉज ये फार्मूला तो इसी से डिराइव किया गया है ना। तो फार्मूला से भी निकालेंगे तो आंसर आएगा। एंड ए मैग्नीट्यूड हो गया। एंड डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम tan अल्फा लिखेंगे, लेट दिस एंगल बी अल्फा,
tan अल्फा इजकल टू tan थीटा इजकल टू, यहाँ पे tan अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, दिस लेंथ ओवर दिस लेंथ इज व्हाट, दिस लेंथ इज 4 न्यूटन एंड दिस लेंथ इज 3 न्यूटन। तो tan अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ से आप अल्फा इजकल टू लिखेंगे tan इनवर्स 3 क्या लिखेंगे 4, आप इन्वर्स के फॉर्म में लिख देंगे। अगर tan अल्फा इजकल टू 3/4 का वैल्यू नहीं पता तो आप इन्वर्स के फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे आगे पढ़ाएंगे हम बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, उसमें हम इसका वैल्यू निकालना सिखाएंगे। एक स्पेशल ट्राइंगल बताएंगे, उसमें इसका हम वैल्यू निकालना सिखाएंगे कि कितना इसका एंगल होगा। ऐसे अगर इसका एंगल लिखा जाए तो इसका एंगल होगा 37 डिग्री, इसका एंगल क्या होगा 37 डिग्री होगा। tan अल्फा इजकल टू 3/4 तो अल्फा इजकल टू 37 डिग्री होगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स में हम आपको बताएंगे स्पेशल ट्राइंगल, उसमें समझाएंगे कैसे आया। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। जब थीटा इजकल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इजकल टू 90 डिग्री होगा तो उस केस में थीटा इजकल टू 90 डिग्री होगा तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड √a² प्लस b² होगा एंड डायरेक्शन tan अल्फा इजकल टू b/a होगा। ये देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक ब्लॉक के ऊपर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड कैसे लग रहा है, 2 वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पे लग रहा है, ऐसे लग रहा है दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं, ऐसे वर्क कर रहा है लाइक दैट, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना आपको, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। तो सिंपली R इजकल टू √a² प्लस b² हो गया, 4² प्लस 3² हो गया, 16 प्लस 9 √25 इजकल टू 5 न्यूटन आ गया। सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब देखेंगे हम थर्ड स्पेशल केस। ओके, थर्ड स्पेशल केस, थीटा इजकल टू 180 डिग्री। थीटा इजकल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है, थीटा इजकल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है, देखिए थीटा इजकल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री का मतलब क्या है, एक वेक्टर तो इधर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर इधर है बी वेक्टर, इसको बोलेंगे हम 180 डिग्री। ओ पॉइंट पे 180 डिग्री से इंक्लाइंड है लाइक दैट। अगर दो वेक्टर ऐसा कुछ हो जाए तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम 180 डिग्री बोलेंगे। ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से बढ़ते क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से बढ़ते क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। ऐसा कुछ हो जाए, ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे 180 डिग्री पे इंक्लाइंड है। दोनों वेक्टर कैसे इंक्लाइंड हो गया 180 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया। इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बहुत ही सिंपल है। कौन सा फॉर्मूला से देंगे, फॉर्मूला √, क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होगा cos थीटा होगा। थीटा इजकल टू 180 डिग्री पुट कर दीजिए, थीटा इजकल टू 180 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा √, हो जाएगा √, थीटा इजकल टू 180 डिग्री पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 डिग्री एंड cos 180 डिग्री का वैल्यू बताइए। cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 होता है। तो क्या हो जाएगा r इजकल टू क्या हो जाएगा √a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया, इज इक्वल टू, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, देखिए बहुत सिंपल है, r इजकल टू √, हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड अगेन स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो r इजकल टू क्या हो गया, r इजकल टू आ गया a माइनस b, r इजकल टू क्या आ गया a माइनस b। दैट मीन्स जब टू वेक्टर्स 180 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, 180 डिग्री पे झुका हुआ होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर देखा जाए तो बिगर मैग्नीट्यूड माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड,
बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा। बिगर मैग्नीट्यूड, ए का लेंथ देखिए हमने बड़ा बनाया है तो बिगर मैग्नीट्यूड हो गया, बी का लेंथ हमने छोटा बनाया है तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बिगर मैग्नीट्यूड माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बिगर मैग्नीट्यूड माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये हो गया बिगर मैग्नीट्यूड माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हो गया, इस सिंबल का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन तो करेंगे लेकिन बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसमें से छोटे मैग्नीट्यूड को, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा, छोटा होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस साइन का मतलब हुआ ए माइनस बी हो गया। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसमें क्या लिखा जाता है, डायरेक्शन लिखा जाता है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज सेम as bigger magnitude, is same as bigger magnitude of vector, same as bigger magnitude of vector. Direction of resultant is same as bigger magnitude of vector, that means bigger magnitude of vector तो A है, तो ए की डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। जिस इसमें क्या होगा ना, जिस डायरेक्शन में बिगर मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। देखिए यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसको पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहा है, लेट्स 10 न्यूटन, और इधर से लग रहा है लेट्स 3 न्यूटन। तो देखिए तो दोनों फोर्सेस कैसे इंक्लाइंड है, 180 डिग्री से इंक्लाइंड है, 180 डिग्री से इंक्लाइंड है। दैट मीन्स दोनों वेक्टर 10 न्यूटन एंड 3 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है तो 180 डिग्री के केस में क्या करेंगे, सिंपली हम इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे और इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे, बिगर माइनस स्मॉलर कर देंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर आप इस फार्मूला का यूज करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 स्टेप्स में जा करके आंसर आएगा, 2-3 स्टेप्स में आंसर आएगा। पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर ए का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे, ट्वाइस ऑफ ए और बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू पुट करेंगे, फिर cos 180 का वैल्यू पुट करेंगे, फिर सोल्व करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तब जा करके आंसर आएगा। बट इस केस में क्या होगा, बट अगर स्पेशल केस का आप यूज करेंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली हो जाएगा बिगर माइनस स्मॉलर, 10 न्यूटन इज द बिगर देन द 3 न्यूटन इजकल टू आंसर आ गया 7 न्यूटन, 7 न्यूटन आ गया। एंड बताइए 7 न्यूटन का डायरेक्शन किधर होगा, इस 7 न्यूटन का डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए हमने बता रखा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। बहुत ही सिंपल है, देखिए तो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 2 फोर्सेस लग रहा, इधर लग रहा 10 न्यूटन और इधर लग रहा 3 न्यूटन। तो देखा जाए तो फाइनली इस ब्लॉक का मूवमेंट, इस ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन होगा, ब्लॉक में एक्सेलरेशन किधर होगा, 10 न्यूटन के टुवर्ड्स होगा। इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको आप फील कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप अपने घर में ही किसी एक वस्तु के लिए 2 जनों में क्या होता होगा, खींचा खींची होता होगा, खींचा खींची कि हम लेंगे और हम लेंगे, हम लेंगे और हम लेंगे, तो ब्लॉक किसके पास जाता होगा, वो वस्तु किसके पास जाता होगा, जिसने ज़्यादा फोर्स लगाया वो वस्तु उसके पास चला जाता है। तो देखिए ये 10 न्यूटन का, तो इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, देखा जाए तो 7 न्यूटन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स
10 न्यूटन के डायरेक्शन में 7 न्यूटन का होगा। अगर थोड़ा सा कंपैरेटिव स्केल का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इसका लेंथ थोड़ा सा कम बनाएंगे, बिकॉज 7 है ना, 10 न्यूटन का लेंथ आपने इतना बनाया है, उससे छोटा आपने क्या बनाया 3 न्यूटन का, तो 7 न्यूटन का उसके बीच में ही बनाइए। तो 7 न्यूटन का डायरेक्शन, इस 7 न्यूटन का डायरेक्शन 10 न्यूटन के डायरेक्शन में है कि नहीं है। देखिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज द बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो बिगर मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन के डायरेक्शन में। एक गेम का आपने नाम सुना होगा, टैग ऑफ वार, रस्सा कस्सी का खेल होता है। एक रस्सी होता है और एक एंड पे बहुत सारे आदमी होते हैं, दूसरे एंड पे होते हैं, और उसमें बीच में एक पॉइंटर लगा होता है, दोनों साइड से उसको खींचा जाता है, और कौन विन करता है कौन लॉस करता है। जो पॉइंटर अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर गया तो लेफ्ट हैंड साइड वाले विन कर जाते हैं, और राइट हैंड साइड वाले क्या कर जाएंगे, लॉस कर जाएंगे। दैट मीन जो जिधर फोर्स लगाएगा ज़्यादा, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन उधर ही होगा। बहुत सिंपल है, एवरी कैन विजुअलाइज इट, इट्स सो इंट्यूटिव, बहुत ही क्या है विजुअलाइजेबल है, इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। इधर 10 न्यूटन 7 न्यूटन तो 3 न्यूटन, तो ऑब्वियसली 7 न्यूटन का डायरेक्शन 10 न्यूटन के डायरेक्शन में होगा। इस ब्लॉक में जो मूवमेंट होगा, इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, 10 न्यूटन के टुवर्ड्स होगा। एंड कितने फोर्स से एक्सेलेरेट करेगा, 7 न्यूटन के फोर्स से एक्सेलेरेट करेगा। दैट मीन्स अगर आप इसका एक्सेलरेशन पता करना चाहोगे तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। सपोज दैट इसका मास 2 kg है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, बहुत आप में से जानते भी होंगे, F/m होता है। दैट मीन्स F = m × a, F = m × a। इसको प्रूफ करेंगे आगे के चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इस फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो इस पे नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स होता है किसी भी ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लगता है ना, एंड उस नेट फोर्स को उसके मास से डिवाइड कर देते हैं तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाता है। तो नेट फोर्स ओवर क्या हो गया, मास। तो नेट फोर्स हो गया 7 न्यूटन ओवर मास क्या हो गया 2 kg। तो न्यूटन पर केजी को क्या बोला जाता है, न्यूटन पर केजी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोला जाता है। ठीक है, तो 7/2 3.2 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। दैट मीन्स 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। तो इस ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो 10 न्यूटन के टुवर्ड्स होगा, 10 न्यूटन के टुवर्ड्स है। बहुत ही सिंपल है इसको विजुअलाइज करना। इंक है, इस इंक को 2 आदमी मिलके खींच रहा, एक आदमी इधर से खींच रहा, दूसरा आदमी इधर से खींच रहा। तो इंक किधर खिंचाएगा, किस तरफ एक्सलेट करेगा, ऑब्वियसली जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जो ज़्यादा बल लगाएगा, उधर ही खिंच जाएगा। दैट मीन्स इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उधर ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर स्पेशल केस 4। ओके, स्पेशल केस नंबर 4। स्पेशल केस नंबर 4 क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, हमने लेट कर लिया। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे देखिए, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी वेक्टर, दिस इज द थीटा। ओके, एंड दिस इज द अल्फा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, एंड दिस इज द बीटा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या देखिए, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने डिराइव किया है, एंड वी नो दैट √a² + b² + 2ab cos थीटा, एंड a = b, a और b दोनों का मैग्नीट्यूड a है, तो जहां जहां b है इस फार्मूला में उसको हम a से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, a² + b को हमने a बना दिया, तो a² + twice of a × a² × cos थीटा हो गया। a² कॉमन आ गया, तो 1 + cos थीटा आ गया, एंड 1 + cos थीटा = 2 cos² θ/2 होता है। 1 + cos थीटा = 2 cos² θ/2 फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स में हम बताएंगे भी कैसे फार्मूला आया,
अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री में इसे आप डिराइव भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। ओके, तो r इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आप पुट कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर देंगे तो 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। इसको आप सोल्व करेंगे तो 2a cos थीटा बाई 2 आ गया। दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला आ गया 2a cos थीटा बाई 2, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2, ये क्या है डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको इक्वली डिवाइड करते हुए बीच से पास करेगा, मिड से पास करेगा बाय डिवाइडिंग इक्वली। ओके, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर विल पास इक्वली बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है ना उसको एकदम बीच से पास करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज दैट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो 30 डिग्री इधर होगा, 30 डिग्री इधर होगा। अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो 15 डिग्री इधर होगा और 15 डिग्री इधर होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2 होगा। एक कब होगा, केस भी आपको याद रखना है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, इस पे एक एग्जांपल करेंगे तो हमें और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कहीं भी अप्लाई हो जाता है। ये अप्लाई कब करेंगे, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, a इक्वल टू b होगा। दैट मीन्स a का वैल्यू अगर 30 न्यूटन है तो b का भी 30 न्यूटन ही होना चाहिए। a का वैल्यू 10 न्यूटन है तो b का भी 10 न्यूटन ही होना चाहिए। सपोज दैट एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा, इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक 10 न्यूटन का ही इधर फोर्स है, 10 न्यूटन का ही एक इधर फोर्स है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। देखिए 10 न्यूटन इधर है तो 10 न्यूटन ही इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है तो कैसे पता करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल एक लाइन, तो पैरेललोग्राम बन गया। फिर एक डायगोनल बना देंगे, दिस डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। इसी डायगोनल का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का एक फार्मूला है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला है r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो। 2 इंटू a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इधर वेक्टर, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम ही है, तो किसी भी एक वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो 2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 60 बाई क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 इंटू कॉस क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। दैट मीन्स 2 इंटू 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 बाई क्या होता है, 2 होता है। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 10√3 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 10√3। तो बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूला को हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। एंड डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए अल्फा, ये वाले एंगल अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 होगा। बिकॉज ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर एकदम से बीच से पास करेगा, दोनों वेक्टर को इक्वली बाइसेक्ट करते हुए, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करते हुए पास करेगा। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, दैट मीन्स 60 ओवर 2, 60 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो ऑब्वियसली जब इधर से 30 है तो इधर से भी 30 होगा ना, 60 माइनस 30 तो 30 आ गया, इक्वली बाइसेक्ट करा। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। तो आई होप वेरी मच क्लियर अबाउट these 4 special cases
ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपके लिए अनसॉल्व्ड एग्जांपल हम भेजेंगे, आपके पास भेजेंगे, वीडियो बना करके आपके पास भेज देंगे, आप सॉल्व करेंगे और उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें जो भी डाउट्स होगा ना आप पूछेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल करेंगे, तब आप सीख पाएंगे कि फार्मूला को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आंसर तक हम पहुंचते हैं। एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और सारे बुक्स का भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एससी वर्मा का ही करते हैं। एससी वर्मा बहुत बहुत अच्छी बुक है, उसमें कंसेप्चुअल तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट का उसमें कम्बिनेशन नहीं है। अगर आप और दूसरे बुक की बात करेंगे, जैसे आप यूरोडोव की बात करेंगे, यूरोडोव ना, यूरोडोव यूरोडोव एक बुक है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का बुक है। अगर उसकी बात करेंगे तो एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारे कंसेप्ट लगाया हुआ है, मैकेनिक्स का भी कंसेप्ट आ जाएगा, ऑप्टिक्स का भी कंसेप्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी कंसेप्ट आ जाता है, इसलिए उसका प्रॉब्लम टफ माना जाता है। लेकिन आप एक बार पूरा थ्रू आउट फिजिक्स पढ़े रहेंगे, 11 12 दोनों पढ़े रहेंगे, तभी यूरोडोव किरोटोव ये सारे बुक का नाम है, राइटर का नाम है, तो आपसे सॉल्व होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।